गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के एक टॉपिक इक्विलिब्रियम की। किसकी? इक्विलिब्रियम की। देखो इक्विलिब्रियम होता क्या है। इक्विलिब्रियम एक सिस्टम की, किसी चीज की एक ऐसी पोजीशन होती है जहाँ पे जो फोर्स लग रहे हैं दोनों डायरेक्शन से, मतलब अपोजिट डायरेक्शन से जो फोर्स लग रहे हैं वो इक्वल हो जाते हैं। जैसे मान लो मार्कर है, ये यहाँ पे एक जगह फिक्स है, कांस्टेंट है। इसके ऊपर जो दो फोर्स लग रहे हैं, एक एक नीचे की ओर ग्रेविटी और एक मैंने हाथ से पकड़ रखा है ऊपर की ओर जो फोर्स लगा रहा हूँ, वो है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अगर दोनों इक्वल है तो इसकी जो पोजीशन है वो होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब एक जगह के ऊपर फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसको बोलते हैं अपन इक्विलिब्रियम। दूसरा अपने पास एक सीसो होता है, इसके ऊपर अगर इस साइड से वजन कम है तो ये ऊपर की साइड होगा, अगर इसकी साइड वजन ज़्यादा है तो ये इस साइड, अगर इसकी साइड वजन कम है तो ऐसा होगा, अगर इसकी साइड वजन कम है तो ऐसा होगा। तो अगर दोनों की ओर वजन इक्वल हो जाता है तो क्या होता है कि ये जगह कॉन्स्टेंट हो जाती है। मान लो यहाँ पे भी 40 kg है और यहाँ पे भी 40 kg का इक्वल वजन है, तो यहाँ पे जो पोजिशन आती है वो हो जाती है इक्विलिब्रियम। दूसरी, ऐसे मान लो एक तराजू होती है, उसके दो पहलू होते हैं, ठीक है, दो पहलू होते हैं। अगर दोनों का वजन इक्वल होगा तो यहाँ पे जो सुई है वो कांस्टेंट हो जाती है। दोनों का वजन इक्वल होगा तो यहाँ पे जो सुई है वो एकदम फिक्स एक जगह के ऊपर कांस्टेंट हो जाती है और दोनों इक्वल हो जाते हैं। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ऐसा ही अपने को लगाना है एक सिस्टम के ऊपर, एक रिएक्शन के ऊपर। कब इक्विलिब्रियम आता है उसका अपन देखते हैं एक एग्जाम्पल और से। मान लो अपने पास एक कंटेनर है, कंटेनर में पानी का नल लगा हुआ है, उसमें से पानी की स्पीड है मान लो 1 लीटर पर सेकंड की स्पीड से पानी आ रहा है। तो क्या होगा, धीरे 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 पानी का लेवल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ता जाएगा। अब मैं दूसरा कंटेनर लेता हूँ, जिसमें क्या है, मैं इसके बॉटम में एक छोटा सा होल कर देता हूँ। अब क्या होगा कि जो पानी की स्पीड है वो सेम होगी, 1.1 लीटर पर सेकंड की स्पीड से। क्या होगा कि 1 लीटर पर सेकंड की स्पीड से पानी आ रहा है और मैं यहाँ पे होल किया है, उसमें से पानी मान लो 0.5 लीटर पर सेकंड की स्पीड से पानी वापस बाहर जा रहा है। तो क्या होगा कि लेवल अभी भी पानी का बढ़ेगा, लेवल अभी भी पानी का बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो लेवल है वो तेजी से बढ़ेगा और यहाँ पे लेवल है वो थोड़ा धीरे से बढ़ेगा, लेकिन पानी का लेवल है बढ़ेगा। अब मैं तीसरा एक कंटेनर और लेता हूँ, जिसमें होल थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और इसमें जो पानी का लेवल है या पानी की जो स्पीड है वो आ रही है, मतलब 1 लीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है और जाने की स्पीड है वो ही है 1 लीटर पर सेकंड। तो क्या होगा कि मान लो पानी का लेवल यहाँ तक था और फिर मैंने यहाँ पे एक होल किया, तब क्या होगा कि जो पानी जिस स्पीड से आ रहा था पानी उसी स्पीड से वापस जा रहा है। तो पानी का जो लेवल यहाँ था वो यहीं पे रहेगा, न इससे ऊपर जाएगा न इससे नीचे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि पानी का जो लेवल था केवल बढ़ता ही बढ़ता जा रहा था, यहाँ पे बढ़ता जा रहा था, यहाँ पे पानी आ भी रहा था, पानी जा भी रहा था। तो मतलब ये होती है एक डायरेक्शन, एक से आना एक से जाना, इसको बोलते हैं मान लो एक रिवर्सिबल प्रकार की रिएक्शन है। यहाँ पे आप मान सकते हो कि अगर दोनों डायरेक्शन में हो रहा है काम तो रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। अगर एक डायरेक्शन में हो रहा है, यहाँ पे पानी आ रहा है पानी जा नहीं रहा, तो इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेम बात है, रिवर्सिबल है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि यहाँ पे जिस स्पीड से पानी आ रहा है उसी स्पीड से पानी जा रहा है। मतलब यहाँ पे जो पानी का लेवल है, पानी की जो अमाउंट है वो कांस्टेंट हो जाती है और इसी पोजीशन को बोलते हैं अपन इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम के ऊपर जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, जहाँ पे मेजरेबल प्रॉपर्टी है वाटर का लेवल, वाटर की अमाउंट, वो कांस्टेंट हो गई। अगर अपन रिएक्शन में बात करें तो रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्शन जो फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट है वो और बैकवर्ड रिएक्शन की जो रेट है वो तो इक्वल हो जाती है। और रिएक्शन में कोई मोल होते हैं, जैसे प्रोडक्ट या रिएक्टेंट के मोल होते हैं या अमाउंट होती है या कंसंट्रेशन होती है, वो हो जाती है कांस्टेंट। अपन ऐसे बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम किसी सिस्टम की वह पोजीशन होती है जहाँ पे मेजरेबल प्रॉपर्टीज हो सकती है। वो टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, डेंसिटी हो सकती है, मोल्स हो सकते हैं, कंसंट्रेशन हो सकती है या कलर हो सकता है। अगर उस इनमें से कोई एक चीज़ या सभी चीज़ें, मतलब जो जिसके अपन मेजर कर सकते हैं वो कॉन्स्टेंट हो जाती है, उसको बोलते हैं अपन इक्विलिब्रियम। जैसे H2 प्लस I2 लिया आपने, ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में देखते हैं अपन I2 का जो कलर होता है वो होता है डार्क वॉयलेट। जब आपने इसे H2 से रिएक्शन करवाई तो क्या हुआ, धीरे धीरे HI बनना स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे HI बनना स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे वापस HI से वापस H2 और I2 बनना स्टार्ट हुआ।
यहाँ पे स्टार्टिंग में जो I2 है उसका कलर था डार्क वॉयलेट, लेकिन धीरे 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 इसका कलर है वो थोड़ा पेल होने लगा, हल्का होने लगा, और कुछ टाइम के बाद में जो हल्का होने की जो रेट थी वो एक जगह फिक्स हो गई। अब और ज़्यादा हल्का नहीं हो रहा था, इस चीज़ को बोलते हैं अपन इक्विलिब्रियम, इस स्टेट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। मतलब जितना I2 से जितना कलर हल्का हो रहा था उतना का उतना स्पीड से वापस कलर डार्क हो रहा था, हल्का होने और डार्क होने की जो स्पीड है वो इक्वल होगी, इसको बोलते हैं अपन इक्विलिब्रियम कलर के प्रेजेंट में। लेकिन अपन डिक्शन में अपन बात करेंगे मोल्स के रिस्पेक्ट में, अमाउंट के रिस्पेक्ट में, या कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में। जैसे कि अपने पास एक रिएक्शन और है, स्टार्टिंग में अपने पास मान लो PCl5 था, ठीक है। PCl5 धीरे धीरे टूटना स्टार्ट होगा, किस में, PCl3 में और Cl2 में। अब धीरे धीरे PCl5 की जो अमाउंट है वो कम होगी, PCl5 की अमाउंट कम होगी, PCl3 और Cl2 बनेगा, इसकी अमाउंट बढ़ती जाएगी। अब क्या होगा, PCl3 और Cl2 मिलके वापस PCl5 बनाएंगे। स्टार्टिंग में इसकी रेट हाई होगी, धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी, और इसकी स्पीड स्टार्टिंग में लो होगी और धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और कुछ टाइम के बाद में जो PCl3 प्लस Cl2 मिलकर PCl5 बना रहे थे, उनके दोनों की रेट इक्वल हो जाती है। जैसे अपन PCl5 का टूटना अगर R फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करें तो इसकी स्पीड अगर RF है और इसकी स्पीड RB है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो इक्विलिब्रियम पे ऊपर क्या होता है, RF इज इक्वल टू RB, और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होती है PCl5 और PCl3 और Cl2 की कांस्टेंट हो जाती है। मेजरेबल प्रॉपर्टी क्या थी, कंसंट्रेशन या मोल्स, वो थे कांस्टेंट हो गई, और फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन की जो रेट है वो इक्वल हो गई। मतलब कुछ चीज़ें इक्वल हो जाती है और कुछ चीज़ें कांस्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट हुई वो तो थी इनकी कंसंट्रेशन या मोल्स, और जो इक्वल हुई वो है इन दोनों की रेट। तो अब इनके जो अपना इक्विलिब्रियम है उसके कुछ अपन करेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं कि क्या क्या होता है इक्विलिब्रियम के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम होता है कहाँ पे, कौन सी, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल के अंदर। तो अपन बोल सकते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर ही इक्विलिब्रियम आ सकता है। दूसरा कि इक्विलिब्रियम पे होता क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन की जो स्पीड है वो इक्वल हो जाती है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर ही होगा। और दूसरी बात यह है कि रिवर्सिबल रिएक्शन कैरिड इन क्लोज कंटेनर होना चाहिए, मतलब जिसके अंदर अपन रिएक्शन करवा रहे हैं वो क्लोज होनी चाहिए। क्लोज क्यों होनी चाहिए, क्योंकि मान लो अगर उसमें से कोई एक गैस बन गया, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट गैस बन गया, तो गैस एस्केप हो जाएगा। जैसे अपने पास CaCO3 है, वो इक्विलिब्रियम में किसके साथ होगा, CaO प्लस CO2, ठीक है। यहाँ पे ये सॉलिड था, ये भी सॉलिड है, और यहाँ पे ये गैस है, ठीक है। जो CO2 है वो गैस है, CaCO3 से CO प्लस CO2 बना, ये तो ठीक है पेंदे में होगा, प्रेसिपिटेट के रूप में होगा। लेकिन यहाँ पे जो CO2 है अगर कंटेनर क्लोज होगा, सॉरी ओपन होगा, तो ये CO2 बाहर निकल जाएगी, तो वापस CO2 और CaO मिलके CaCO3 नहीं बनेगा। तो इसके लिए अपन बोल सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ साथ एक क्लोज कंटेनर में करवाया जाता है, कि एक क्लोज कंटेनर ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसके अंदर अगर कोई गैस प्रोडक्ट बना है तो वो बाहर एस्केप कर जाएगा, तो वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं होगी, तो इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, ठीक है। तो पहली चीज़ ये कि जो इक्विलिब्रियम होता है वो हमेशा क्लोज कंटेनर में होगा और रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर ही होगा। इक्विलिब्रियम के ऊपर जो कंसंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। मान लो इसके अपने पास स्टार्टिंग में T इज इक्वल टू 0 पे अपने पास 10 मोल थे, इन दोनों के कितने थे, 0 0। अब मैं बात करता हूँ T इज इक्वल टू 5 मिनट पे, मान लो इसके 6 मोल टूट गए, 6 मोल बच गए, तो मतलब 4 मोल टूट गए। 4 मोल से क्या बना, 4 मोल ही CO2 बना और 4 मोल ही CaO बना। अब मैं बात करता हूँ इक्विलिब्रियम के ऊपर, T इज इक्वल टू मान लो 20 मिनट के बाद में इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे ये मानो इसकी जो अमाउंट थी वो बची 3 मोल, और इसके हो गए 7 मोल, और इसके भी 7 मोल। क्या होता है कि इक्विलिब्रियम के ऊपर जो जो कंसंट्रेशन होती है या जो मोल्स होते हैं वो कांस्टेंट हो जाते हैं। अगर इसके ऊपर टेम्परेचर, प्रेशर या जो भी इसकी कंडीशन को चेंज करने वाली जितने भी कंडीशन है उनको कांस्टेंट रखेंगे तो इक्विलिब्रियम बना रहेगा। मान लो इसका टेम्परेचर और प्रेशर अपने कांस्टेंट कर दिया, सब कुछ वॉल्यूम वगैरह सब कुछ कांस्टेंट कर दिया, इक्विलिब्रियम आ गया।
अब मान लो T20 को अपन बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम। अगर मैं T30 की बात करूं 30 मिनट के बाद में, तो क्या है कि इक्विलिब्रियम के ऊपर जो CaCO3 रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जितने भी थे उनकी जो कंसंट्रेशन होती है, मोल्स होते हैं, वो कांस्टेंट हो जाते हैं। तो टी अगर 20 के ऊपर इक्विलिब्रियम आ गया तो T30 के ऊपर वही मोल होगी, वही कंसंट्रेशन होंगे जितने इक्विलिब्रियम के ऊपर थे। मतलब इसके साथ इसके भी साथ। अगर T40 की बात करूं तो इसके भी 3, इसके साथ मतलब अब इक्विलिब्रियम के बाद में इसके जो मोल्स होते हैं दोनों के, वो कांस्टेंट हो जाते हैं। कांस्टेंट हो जाते हैं, इक्वल नहीं हो जाते। ठीक है, क्यों? देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, इक्वल नहीं हुए ना, ये 3 है, ये 7 है, लेकिन कांस्टेंट हो गए। तो इक्विलिब्रियम के बाद में जो मोल्स होते हैं, जो अमाउंट होती है, मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती है, वो कांस्टेंट हो जाती है। रिएक्शन के अंदर जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती है वो होती है इसका मोल्स। अगर टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें तो वो भी कांस्टेंट होने चाहिए, इक्विलिब्रियम तभी आएगा। अगर अब अपन इसके टेम्परेचर या प्रेशर की कंडीशन है उसको चेंज कर देंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और किसी नई पोजीशन के ऊपर, नई कंडीशंस के ऊपर इक्विलिब्रियम बनेगा। तो अपन बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होता है कि जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे मोल्स थे, मेजरेबल प्रॉपर्टी वो कांस्टेंट हो गई। एट इक्विलिब्रियम द मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम इज कांस्टेंट लाइक मोल या डेंसिटी या कंसंट्रेशन या कलर। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं? कांस्टेंट हो जाते हैं, इक्वल नहीं होते, कांस्टेंट हो जाते हैं। तीसरा अपन लिख सकते हैं जो इक्वल होता है वो होता है इन दोनों की रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो आर एफ इज इक्वल टू आर बी। इसके अलावा अगर अपन चौथा पॉइंट की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे देखो जिस स्पीड से आ रहे हैं वाटर, जिस स्पीड से आ रहा है उसी स्पीड से बाहर जा रहा है। मतलब वाटर का जो लेवल है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन रिएक्शन हो रही है, जिस स्पीड से आ रहा है उसी स्पीड से बाहर जा रहा है। यहाँ पे बात करें तो CaCO3 जिस स्पीड से टूट रहा है उसी स्पीड से ये दोनों मिलकर CaCO3 को बना रहे हैं। मतलब रिएक्शन होती है वो इक्विलिब्रियम के ऊपर डायनेमिक स्टेट में होते हैं। डायनेमिक, नॉट स्टैटिक। एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब होता है चलते सॉरी रुके हुए रहना, एक जगह पे रुके हुए रहना। और डायनेमिक का मतलब क्या होता है? चलते हुए रहना। इक्विलिब्रियम एक चलती हुई प्रोसेस है, मूवमेंट होता है उसके अंदर, वरी होती रहती है, लेकिन उसके अंदर जो चेंज होता है वो कांस्टेंट होता है। जिस स्पीड से CaCO3 था उसकी अमाउंट इक्विलिब्रियम के ऊपर उतनी ही रहेगी, लेकिन वो बन भी रहा है, वो टूट भी रहा है। जैसे यहाँ पे देखो पानी आ भी रहा है, पानी जा रहा है, पानी का आना नहीं रुका, पानी का जाना नहीं रुका। तो इस प्रकार से अपन बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम एक डायनेमिक पोजिशन होती है। ठीक है, इसके बाद में अपने एक ग्राफ बना लेते हैं जिससे अपना को पता चल जाए कि रेट और जो अपने मेजरेबल प्रॉपर्टी थी वो कांस्टेंट होती है और कौन सी इक्वल होती है, उनके बीच में अपन ग्राफ। देखो अगर अपन ग्राफ की बात करें तो पहले अपन रेट और टाइम के बीच में ग्राफ बना लेते हैं। रेट अपने को पता है कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट होती है वो और बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट होती है वो इक्वल हो जाती है, इक्वल कांस्टेंट नहीं, वो इक्वल हो जाती है। जैसे मान लो यहाँ पे जो प्रोडक्ट थी उसकी स्पीड बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ेगी, और जो रिएक्टेंट है उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में रिएक्टेंट सबसे ज़्यादा था और वो धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हुआ। जैसे जैसे उसकी मात्रा कम हुई उसकी स्पीड भी धीरे धीरे कम होती गई, स्पीड धीरे धीरे कम होती गई। कम किसकी होती गई? फॉरवर्ड डायरेक्शन की, मतलब जो रिएक्टेंट थे उसकी मात्रा कम होती गई। और बढ़ती किसकी गई? बैकवर्ड डायरेक्शन की, धीरे धीरे बढ़ती गई। और इक्विलिब्रियम के आके ऊपर आके दोनों की जो रेट है वो इक्वल हो गई। यहाँ पे आर एफ इज इक्वल टू आर बी, इसको बोलते हैं अपन इक्विलिब्रियम। क्या? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के ऊपर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इक्वल हो जाती है। ठीक है, दूसरा अब अपन बात करते हैं कंसंट्रेशन और टाइम की। ठीक है, मैं एक रिएक्शन लेता हूं H2 प्लस I2, ये इक्विलिब्रियम में है 2HI के साथ में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में मैं 3
केस ले लेता हूँ एक रिएक्शन के अंदर। अपन या तो मान लो कि इस रिएक्शन को 3 बार कराना है अलग अलग जगह, या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन अलग अलग देंगे तो 3 बार इक्विलिब्रियम लाएंगे एक रिएक्शन के अंदर। दो तरीके हो सकते हैं, या तो 3 अलग अलग जगह ले लो, फिर उसकी टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन अलग अलग लगा दो, या टेम्परेचर रिएक्शन एक ही होगी, टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करेंगे, धीरे धीरे अलग अलग केस लाएंगे। मान लो एक केस फर्स्ट है, उसके अंदर मान लो इक्विलिब्रियम आ रहा है ऐसी कंसंट्रेशन के ऊपर, ऐसी जगह जहाँ पे H2 75%, मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 मोल था, मान लो 1 मोल इसका 1 मोल इसका, तो इसकी मोल 0। फर्स्ट केस की बात करें तो मान लो ये 1 मोल में से इसका 25 मोल डिसोसिएट हो गया, 25 मोल डिसोसिएट हो गया, तो क्या हो बचा 0.75 मोल, इसका भी 0.75 मोल, और ये कितना बन गया 50 मोल, 25 इंटू 2, 0.25 इंटू 2 मोल। ठीक है, अब केस सेकंड की बात करते हैं। मान लो कि अपने टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन है वो चेंज की, अब जो इक्विलिब्रियम आया वो आया 50 मोल इसका बचा, 50 मोल इसका बचा 0.50, और यहाँ पे 0.50 इंटू 2 ये बन गया। और अपन केस थर्ड की बात करते हैं कि अब इक्विलिब्रियम आया, मान लो इसके 25 मोल ही बचे, इसके भी 0.25 मोल ही बचे, और इसके कितने बचे 0.75 इंटू 2, इतने मोल इसके बन गए। इक्विलिब्रियम कहाँ पे भी आ सकता है, जरूर नहीं है इक्विलिब्रियम 50-50% कंप्लीट होने के बाद में, ये नहीं हो सकता है जो इक्विलिब्रियम वो 5% रिएक्टेंट यूज होने के बाद में आ सकता है, हो सकता है 20% रिएक्टेंट यूज होने के बाद में आ सकता है, हो सकता है 99% होने के बाद में इक्विलिब्रियम आए। लेकिन अपने ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई रिएक्शन 97 या 90% कंप्लीट हो चुकी है तो इसको अपन बोलते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, वन डायरेक्शन में है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि 50% रिएक्शन कंप्लीट हो तभी इक्विलिब्रियम आए। हाँ, हमेशा नहीं होगा, लेकिन कभी कभी हो सकता है, इस केस में 50% यूज हुआ, इक्विलिब्रियम आ गया। तो हमेशा जरूरी हो ये जरूरी नहीं है, हमेशा हो इक्विलिब्रियम 50% के ऊपर, ये कतई जरूरी नहीं है। तो अपन केस लेते हैं 3 डायग्राम बनाएंगे, किन किन के बीच में, यहाँ पे कंसंट्रेशन है और यहाँ पे टाइम है। ठीक है, तो पहले में देखो H2 और I2, इसके क्या थे, मान लो यहाँ पे 0.25 है, ये मान लो 0.25, 0.50, 0.75 और 1 मोल। ठीक है, स्टार्टिंग में 1 मोल था H2 और I2 का। अगर जब पहला इक्विलिब्रियम आया तब क्या था, इसका 0.75 बचा था, 0.75 मान लो यहाँ पे आके 0.75 बचा था, इतना ही H2 और इतना ही I2 का। अगर ये मान के चले अपन कि दोनों की जो अमाउंट है वो सेम है, 1-1 मोल है, और 25 मोल किसका बना है HI का, तो 25 मोल यहाँ पे 25 मोल बना। अब क्या हुआ कि दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है या मोल्स है वो कॉन्स्टेंट हो गए, ये देखो कॉन्स्टेंट हो गए, मतलब इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, टाइम चलता रहेगा, कंसंट्रेशन ये कॉन्स्टेंट हो गई। यहाँ पे भी 0.25, यहाँ पे भी 0.25, यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम आया तो यहाँ पे इसके कितने थे 0.75, H2 और I2 के 0.75 मोल थे, यहाँ पे भी 0.75, मतलब इक्विलिब्रियम आने के बाद में इसके मोल्स है वो कांस्टेंट हो गए, टाइम बढ़ता जा रहा है। मान लो यहाँ पे 10 मिनट 20 मिनट टाइम बढ़ रहा है, लेकिन कंसंट्रेशन एक जगह पे आके कांस्टेंट हो गई। दूसरा अपन केस में बात करेंगे 0.50 मोल इसके और 0.50 मोल इसके, यहाँ पे मान लो 0.25, 0.50, 0.75 और 1 मोल, इसके 50 मोल बचे और इसके 0.50 मोल बन गए। अब हो सकता है दोनों की इक्विलिब्रियम यहाँ पे आए, मतलब दोनों इसकी इतने ही टूटे हों, या H2 और I2 0.50% टूटे हों और 50% HI बन गया हो, तो यहाँ पे ऐसा केस हो सकता है कि दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो गई। ठीक है, इस जगह को अपने इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। हमेशा जरूरी होगा ये जरूरी नहीं है, ये देखो। और तीसरा केस एक और है कि H2 और I2 है वो 0.75 कंप्लीट हो गई, 0.75 कंप्लीट हो गई, मतलब 1 मोल था 0.75 चले गए, 25 बचा, मतलब 75% रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गई, तो इसके मोल कम होंगे। ये देखो यहाँ पे है 0.25, 0.50, 0.75 और 1 मोल, तो धीरे धीरे कम होंगे। यहाँ पे देखो 25 पे आने के बाद में 0.25 होने के बाद में इक्विलिब्रियम आया, इक्विलिब्रियम के बाद में इसकी कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो गई, 0.25 ही रहेगी, 0.25 यहाँ पे है, 0.25 ही यहाँ पे है, कांस्टेंट हो गई। और HI की क्या थी कि 0.75 आने के बाद में कांस्टेंट हुई, यहाँ पे 0.75 आ गया और कांस्टेंट हो गई। ठीक है, ये ग्राफ क्यों बनाए आपने, इसलिए क्यों कि इक्विलिब्रियम के ऊपर इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, इक्वल नहीं होती। वो कभी कभी हो सकती है लेकिन हमेशा इक्वल हो तभी इक्विलिब्रियम आए,
इसको नहीं बोलते। इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। अब इसके बाद में एक चीज और देख ले अपन, लास्ट टॉपिक इसका इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक का, वो क्या है वो आप देख लो। लास्ट पॉइंट है कि इक्विलिब्रियम है वो बोथ साइड से अटेन किया जा सकता है। बोथ साइड से अटेन किए जाने का मतलब, जैसे मान लो ये PCl5 है अपने पास, इसका आपने डिसोशिएट किया, इसको रखा रिएक्शन के लिए, तो PCl3 प्लस Cl2 बना। अब ये वापस PCl3 और Cl2 मिलकर PCl5 बना रहा है। एक तो इक्विलिब्रियम अपने इस डायरेक्शन से लिया, इस रिएक्शन से लिया। अपन इक्विलिब्रियम ला सकते थे प्रोडक्ट से PCl3 प्लस Cl2 मिला के भी PCl5 बना सकते थे, मतलब अब भी अपने इक्विलिब्रियम ला सकते थे PCl3 प्लस Cl2। ठीक है, यहाँ पे बना PCl5। तो अपन बोल सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम है वो बोथ डायरेक्शन से आ सकता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन से, रिएक्टेंट डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन से। अपन बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम अटेन फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, इट मे बी फ्रॉम रिएक्टेंट साइड, इट मे बी फ्रॉम प्रोडक्ट साइड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो कंडीशन होगी, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस होगी, वो अलग अलग हो सकती है। कंडीशंस मे बी डिफरेंट। ठीक है, ये डिफरेंट हो सकती है। एक इरेक्शन था, लेकिन जब इक्विलिब्रियम आ गया तब अपन ये नहीं बता सकते कि अपने किस डायरेक्शन से अपन ने इक्विलिब्रियम लाया। अगर मान लो PCl5, PCl3 और Cl2 के बीच में इक्विलिब्रियम आ गया, तो अपन ये नहीं बता सकते कि अपने पास रिएक्टेंट PCl5 था। ये नहीं बता सकते कि PCl3 और PCl2 रिएक्टेंट था इस रिएक्शन में, जैसे है। क्यों? क्योंकि जरूरी थोड़ी है इक्विलिब्रियम के ऊपर आने पर कि जो दोनों की अमाउंट है वो इक्वल हो, जरूरी नहीं है। ये भी जरूरी नहीं है कि इसकी अमाउंट ज्यादा होगी, नहीं होगी। 0.75 पे इक्विलिब्रियम आ सकता है, मतलब 75% कंप्लीट होने के बाद में इक्विलिब्रियम आ सकता है, 20% इक्विलिब्रियम होने के बाद में आ सकता है, ये 20% रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में इक्विलिब्रियम आ सकता है। मतलब अगर 20% रिएक्शन कंप्लीट हुई तो इसका ज़्यादा अमाउंट बचेगा, अगर 80% कंप्लीट हुई तो इसका अमाउंट कम बचेगा। तो अपन ये नहीं बता सकते अमाउंट देखें इक्विलिब्रियम आने के बाद में कौन सा प्रोडक्ट था और कौन सा रिएक्टेंट था। ये था अपना इक्विलिब्रियम का टॉपिक, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थी वो अपने देखा। थैंक यू।